नमस्कार साथियों, मैं संदीप मेहला आपका प्रगति क्लास सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का जो राजवंश पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले अपने मारवाड़ के राजवंश में जितने शासक पढ़े वो एक बार दोबारा देखना। तो हेडिंग डालना मारवाड़ का राजवंश। सबसे पहले इस मारवाड़ का जो संस्थापक कहलाता है वो राव सिया था। राव सिया था। ये मारवाड़ के जो शासक हैं वो अपने आप को जयचंद गढ़वाल का क्या मानते थे, वंशज मानते थे। उसी के परिवार से ये राव सिया था जिसने मारवाड़ की 13वीं शताब्दी में लगभग पाली के आसपास इस राव सिया ने मारवाड़ की स्थापना की थी। उसके बाद आगे अपने पढ़ा आसनाथ जी के बाद हमने पढ़ लिया था दुहड़ जी, राव दुहड़ जी। और दुहड़ जी के बाद में अगला जो शासक था, दुहड़ जी के बाद में अगला शासक बनेगा चुंडा। और चुंडा के बाद में अगला शासक बनता है कान्हा राठौड़। कान्हा राठौड़ के बाद में अगला शासक बनता है रणमल। और रणमल के बाद में अगला जो शासक बनता है वो जोधा बनता है। यहाँ तक हमने कल चर्चा कर ली थी। मेन जो चीजें हैं एक बार दोबारा देख लो। राव सिया जो है इसे मारवाड़ का संस्थापक माना जाता है। आसनाथ जी ने जलालुद्दीन खिलजी के साथ ये युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसके बाद अगला जो शासक दुहड़ जी ने एक मंदिर बनवाया था। इसे जो इस राठौड़ की, मारवाड़ की राठौड़ वंश की क्या है, कुलदेवी मानी जाती है। नागड़े की माता का मंदिर बनवाया था नागाना गांव बाड़मेर में। ये मेन कंसेप्ट था। इसके बाद चुंडा होता है और ये चुंडा का बड़ा जो बेटा था रणमल था, पर इसने अपनी प्रिय रानी सूरजगढ़ के प्रभाव में आकर यहाँ का शासक किसको बना देते हैं, कान्हा राठौड़ को। और ये कान्हा राठौड़ इस समय करणी माता से क्या है, जा लड़ भिड़ता है और करणी माता ने इस कान्हा राठौड़ का कर दिया था, वध कर दिया था। उसके बाद आगे शासक बना रणमल यहाँ से क्या है, नाराज होकर कहाँ चला जाता था, मेवाड़ चला जाता है। और मेवाड़ जब चला जाता है तो रणमल जो है, रणमल की जो ये हत्या करवाएगा यहाँ कुंभा, क्यों, इसके रणमल का जो है मेवाड़ में क्या काफी हस्तक्षेप हो गया था। उसके बाद हमने जोधा पढ़ लिया था। जोधा ने महाराणगढ़ दुर्ग जोधपुर बनाया, जोधपुर की नींव रखी, जोधपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो अब जोधा के 5 पुत्र थे, उनके बारे में अपने जो पूरा कंसेप्ट है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो नोट करना, हेडिंग डालना। जोधा के देखो 5 पुत्र थे। छोटा पुत्र बीका था। बीका ने तो 1465 ईस्वी में बीकानेर जो शहर है उसकी स्थापना अलग से कर देंगे। तो इसके बाद जो जोधा के बाद जो शासक बनेगा यहाँ मारवाड़ का, वो बनेगा सातल देव। ये आप हेडिंग डालो, राव सातल देव। इस सातल देव का जो कंसेप्ट मिलता है वो वैसे तो है कला संस्कृति का। राव सातल देव के बारे में अपने जो चर्चा करेंगे वो राव सातल देव जो है, इनका विशेषता मुख्यतः अपने कला संस्कृति में इस राव सातल देव को पढ़ते हैं। राव सातल देव जो थे, ये बात थी 1491 ईस्वी। 1491 में अजमेर का एक सेनापति, अजमेर का शासक था मल्लू खां। अजमेर का शासक कौन था, मल्लू खां। और मल्लू खां का सेनापति जो था गुडले खां। गुडले खां इसका यहाँ का सेनापति था। ये मैंने आपको काफी बार बताया था, अपने कला संस्कृति में इनकी चर्चा की थी। जो घोड़ला जो त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, तो उसके बारे में मैंने इसको विस्तार से बताया था उस टाइम में भी। तो दोबारा देख लो एक बार। अजमेर का शासक मल्लू खां का सेनापति कौन है, गुडले खां। गुडले खां ने मारवाड़ पे आक्रमण किया था। कहां किया था आक्रमण, मारवाड़ पे। और मारवाड़ पे जब आक्रमण करता है तो यहाँ एक तालाब के किनारे 140 बालिकाएं खेल रही थी। उन 140 बालिकाओं का इन्होंने क्या किया था, अपहरण किया था। 140 बालिकाओं का अपहरण किया। 140 बालिकाओं को जब गुडले खां ने अपहरण करके ले जाता है, जब इस बात का पता किसको चलता है, राव सातल देव को जब इस बात का पता चलता है, तो राव सातल देव ने इसका पीछा किया गुडले खां का। और गुडले खां को और कोसाना नामक स्थान पे, कौन से स्थान पे, कोसाना एक गांव है, कोसाना नामक स्थान पे इसके साथ युद्ध किया। युद्ध करते हुए उसके बाद इसकी गर्दन काट के, कहने का मतलब नाड़ काट के लेके आता है ये राव सातल देव। और यहाँ की बालिकाएं उसके बाद इसके साथ खेलती है। तब इसलिए मारवाड़ में ये
गुडला त्योहार मनाया जाता है। पर ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध के दौरान राव सातल देव क्या है, घायल हो जाते हैं। तो ये जो गुडला त्योहार वैसे मनाया जाता है, गुडला जो त्योहार है वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इस युद्ध में ये घायल हो जाता है। तो राव सातल की जो मृत्यु है वो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन होती है, गणगौर के दिन होती है। तब मारवाड़ में क्या है, गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है। राव सातल देव की क्या हो जाती है, राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है। ये कंसेप्ट आपको सारे ध्यान में रखने हैं। राव सातल देव की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। दोबारा देख लो, राव सातल का जो कंसेप्ट है, एक तो ये याद रखना, गुडले खां इसका सेनापति था, मल्लू खां का सेनापति था गुडले खां। उसका ये इसने क्या है, शीश काट के लेके आया था कोसाना गांव में, इसके साथ युद्ध लड़ता है, उसके बाद गर्दन काट के लेता है। तो इसके उपलक्ष्य में राव सातल देव की याद में मारवाड़ में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गुडला त्योहार मनाया जाता है। और इसके अलावा चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, गणगौर के दिन, इससे राव सातल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए मारवाड़ में जो गणगौर का जो त्योहार है वो मनाया नहीं जाता। ये राव सातल देव का कंसेप्ट है। आगे अपने जो आज चर्चा करेंगे, राव सातल देव के बाद में यहाँ का शासक राव सुजा हुआ था। राव सुजा का कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो। अगला जो शासक है वो है राव सुजा। आगे राव सुजा के बाद यहाँ मारवाड़ का जो शासक बनेगा राव गांगा बनता है। राव गांगा में एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, वो बार बार एग्जामों में पूछा गया है और उसको आप एक दिमाग में रखना। राव जो गांगा जो था, राव गांगा ने, अगला शासक लगाना आप हेडिंग राव गांगा। राव गांगा ने 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ था कहां हुआ था, भरतपुर में हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध, जो खानवा का युद्ध महाराणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य होता है। तो इस युद्ध में राव गांगा ने और महाराणा सांगा की सैन्य सहायता की थी और सैन्य सहायता में अपने 4000 सैनिक भेजता है और किसको, अपने पुत्र को भेजता है सैन्य सहायता करने के लिए। तो मालदेव को ये भेजेगा। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ये काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध भरतपुर में, खानवा युद्ध भरतपुर में राणा सांगा की सैन्य सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव को भेजा। अपने पुत्र मालदेव को भेजा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ये अपने ये पूछेगा कि खानवा के युद्ध में किस मारवाड़ शासक ने सैन्य सहायता की, तो राव गांगा ने की थी। और नेतृत्व किसने किया था, तो मालदेव ने, इसके पुत्र ने इस युद्ध का नेतृत्व किया है। ये आपको ध्यान में रखना। ये राव जो गांगा था अफीम का सेवन करता था। किसका सेवन करता था, अफीम का नशा करता था। और अफीम का नशा करता था तो ये अक्सर क्या है, अफीम के नशे में वहां मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर, उसके झरोखे में बैठा रहता था। और वहां इस बात का किसको पता चलता है, मालदेव इसके पुत्र को चलता है। तो मालदेव ने इसे अपने पिता को और मेहरानगढ़ दुर्ग के झरोखे से क्या गिरा दिया था। तो इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो मालदेव को मारवाड़ का क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। ये नोट करना। आप अफीम का नशा करता था। गांगा को मेहरानगढ़ दुर्ग के झरोके से उसके पुत्र मालदेव ने गिराकर हत्या कर दी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गिराकर हत्या कर दी, इसलिए इसे मारवाड़ का क्या कहा जाएगा, पितृहंता कहलाता है। ये मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मालदेव को
मारवाड़ का पितरहंता कहा जाता है। आगे नोट करना, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में होगा। गंगा का जो मेन कंसेप्ट है वो एग्जाम में जो पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि खानवा युद्ध में किसने कौन से मारवाड़ शासक ने सैन्य सहायता की थी, तो गंगा ने की थी और मालदेव को भेजा था, और मालदेव ने उसके बाद इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो आगे यहाँ का जो शासक बनेगा भाई मालदेव बनेगा। मालदेव काफी महत्वपूर्ण शासक रहा था मारवाड़ का, तो हेडिंग डालना राव मालदेव। अगला शासक है राव मालदेव। देखो इसका दो जगह राज्याभिषेक होता है। प्रथम राज्याभिषेक इसका होता है सोजत पाली में। प्रथम राज्याभिषेक कहाँ होगा, सोजत पाली। दूसरा जो राज्याभिषेक है इसका दूसरा राज्याभिषेक मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में होता है। तो पहला राज्याभिषेक सोजत पाली में इसलिए होता है कि इसने मारवाड़ के जो प्रिय शासक राव गंगा की क्या कर दी थी, इसने हत्या कर दी थी। तो इस मारवाड़ की जो जनता थी इससे नाखुश थी, इसलिए ये वहां क्या चला जाता है, सोजत पाली में चला जाता है। इसलिए इसका प्रथम राज्याभिषेक कहाँ होता है, सोजत पाली में होता है। दूसरा जो राज्याभिषेक है इसका मेहरानगढ़ दुर्ग में होता है। आगे नोट करना, इसके जो समकालीन जो फारसी इतिहासकार हुए थे, वो समकालीन फारसी इतिहासकारों ने इसे राव मालदेव को हजमत वाला शासक कहा था। ये कंसेप्ट बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, हसमत वाला शासक, ये नोट कर लेना अलग से। आगे नोट करना, अब जो राव मालदेव जो है इसने कई दुर्गों के निर्माण करवाए थे। उसमें इन्होंने 4 दुर्गों के निर्माण करवाए थे। तो दुर्गों के जो निर्माण है वो देखना, पहला इसने जो दुर्ग बनवाया था, एक तो पोकरण दुर्ग बनवाया था इसने, पोकरण दुर्ग जैसलमेर में। दूसरा आपको याद रखना है सोजत दुर्ग पाली वाला इसी ने बनाया था। सोजत दुर्ग यहां राज्याभिषेक होगा तो इसने दुर्ग का निर्माण भी करवा दिया। सोजत दुर्ग पाली में इसने बनाया था। ये तीसरा जो दुर्ग है रिया दुर्ग, ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। रिया दुर्ग इंपॉर्टेंट लगाना है इसको। नागौर एक है, मालकोट का दुर्ग भी मेड़ता नागौर में। मालकोट का दुर्ग और कहां बनवाया था, मेड़ता नागौर में बनवाया था। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रख लेना। तो राव मालदेव का पहला राज्याभिषेक कहाँ होगा, सोजत पाली में, क्योंकि ये मारवाड़ की जनता को, इसने मारवाड़ के जो प्रिय जो शासक थे राव गंगा, उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए इसका जो पहला राज्याभिषेक सोजत पाली में। दूसरा इसका मेहरानगढ़ दुर्ग में। फारसी इतिहासकार, इसके जो समकालीन जो फारसी इतिहासकार थे, इसे हसमत वाला शासक कहते थे मालदेव को। इसके अलावा इसने 4 दुर्गों का निर्माण करवा दिया, जिसमें ये रिया दुर्ग और मालकोट दुर्ग को विशेष आप ध्यान में रखना, एक सोजत दुर्ग को याद रखना। ये काफी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आगे देखना, इसने कुछ पुनर्निर्माण भी, 2 दुर्गों के पुनर्निर्माण करवाए थे, वो आप नोट करना। पुनर्निर्माण जिन दुर्गों के करवाए थे, जिसमें एक तो था मेहरानगढ़ दुर्ग, उसका इसने क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। एक इसने सिवाना दुर्ग का भी पुनर्निर्माण करवाया था। ये आप ध्यान रखना। तो नोट करना, पुनर्निर्माण, पुनः निर्माण। एक तो इसने सिवाना दुर्ग का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। सिवाना दुर्ग कहां है,
बाड़मेर में है। इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस सिवाड़ा दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की और संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, ये नोट कर लेना। जैसे मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ दुर्ग था, उसी प्रकार से मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी ये आपको ध्यान में रखना। दूसरा आगे नोट करना इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग। इसने मेहरानगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो बनवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। और मेहरानगढ़ दुर्ग में इसने एक महल बनवाया था, जो महल काफी बार एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसने मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन से महल बनवाए थे? चोखलावा के महल बनवाए थे। चोखलावा के महल बनवाए। और ये जो चोखलावा के जो महल हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मारवाड़ की भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बताए जाते हैं। तो चोखलावे महल किसने बनवाए थे? मालदेव ने बनवाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और नोट करना, इसे महल में राम को रावण का वध करते हुए दर्शाया गया है। यह लाइन भी काफी बार पूछी गई है कि कौन से महल में राम को रावण का वध करते हुए दर्शाया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो पुनर्निर्माण दुर्ग तो इसने 4 बनाए, वो मैंने आपको बता दिया। एक तो पोखरण दुर्ग है, सोजत पाली वाला बनाया इसने, रिया दुर्ग और एक मालकोट का दुर्ग मेड़ता नागौर में। पुनर्निर्माण इसने 2 दुर्गों में, एक तो सिवाड़ा दुर्ग है जिसका पुनर्निर्माण करवाया था। सिवाड़ा दुर्ग जो बाड़मेर में, ये मारवाड़ के जो शासक हुए उनकी संकटकालीन राजधानी बताई जाती है। दूसरा जो कंसेप्ट मिलता है मेहरानगढ़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के जो परकोटा जो बाहर का, उसका निर्माण करवाते हुए इसने चोखलाव के महल उस मेहरानगढ़ दुर्ग में बनवाए। ये चोखलाव के जो महल है वो मारवाड़ की भित्ति जो चित्र है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बताए जाते हैं। इसी चोखलाव महल में राम को रावण का वध करते हुए दिखाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे नोट करना, इसकी मालदेव की पत्नी थी उमादेव। उमादेव को राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो रूठी रानी जो थी वो पहली रात को ही और महादेव को छोड़कर चली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है उमादेव के बारे में। उमादेव नोट करना, उमादेव इसे राजस्थान के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी, ये उमादेव जो थी जैसलमेर के भाटी राजा राव लूणकरण की पुत्री थी। जैसलमेर के भाटी राजा राव लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण की पुत्री बताई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मालदेव की क्या थी? ये पत्नी थी। पहली रात को ही ऐसी कोई बात हो गई थी, उस बात को लेकर ये यहां से रूट के कहां चली जाती है? तारागढ़ अजमेर चली जाती है। रूट के कहां जाएगी? रूट कर तारागढ़ अजमेर चली जाती है। तो इस तारागढ़ अजमेर को रूठी रानी का महल भी कहते हैं। आगे कंसेप्ट देखना, जब एक शेरशाह सूरी यहां आक्रमण करता है इस मालदेव पे,
तब ऐसा बताया जाता है इस रानी से मिलने का बहुत ये प्रयास करता है मालदेव। मालदेव क्या है, इस रानी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था। तो मालदेव अपना एक यहाँ का जो सेनापति था इसका, उसको भेजता है, जिसका नाम मिलता है ईश्वर दास। ईश्वर दास को रानी को लाने के लिए भेजता है। ऐसा बताया जाता है कि इस ईश्वर दास ने इस रानी को ये क्या बुलाकर यहाँ लेके आ जाता है। उसके बाद यहाँ और जो अन्य रानियां जो थी वो चिंतित हो जाती हैं कि ये रानी आ जाएगी तो हमारा तो क्या स्थान ही घट जाएगा। तो इन रानियों ने पीछे से किसको भेज दिया, आशा बारठ को। आशा बारठ को, ये आशा बारठ है, इनको मिलता है पोसाना गांव में। कौन से गांव में? पोसाना गांव में। पोसाना गांव में इनकी मुलाकात होती है। तो इस आशा बारठ ने इस रानी को, इस रानी का जो सोया हुआ जो स्वाभिमान था वो जगा देता है। वो ये कहता है कि या तो आप अपने मान सम्मान को बचा लो या फिर पिया का सुख भोग लो, ऐसी कुछ बातें कह देता है। तो इसलिए ये रानी जो थी, उमादे जो थी, वो क्या है, यहां से वापिस से रूठकर और इधर तारागढ़ चली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रानी को लाने के लिए ईश्वर दास और आशा बारठ को भेजा था, रानी को लाने के लिए भेजा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक जो कंसेप्ट है, तो इस आशा बारठ ने कह दिया कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तो मान तज। तो ये लाइनें उसने कही। तो उसके बाद क्या है, इस रानी का क्या है, उमादे का जो है वो स्वाभिमान जाग गया। ये रूठी रानी वहां वापस यहां से चली जाती है, कहा तारागढ़ अजमेर चली जाती है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि उमादे जो रूठी रानी थी वो जैसलमेर की ठाठी राजा राव लूणकर्ण की पुत्री थी और महादेव की पत्नी थी। रूठकर कहां चली गई थी, तारागढ़। लाने के लिए किसको भेजते हैं, ईश्वर दास और आशा बारठ को भेजते हैं। कोसाना गांव में ये मिलते हैं, रानी को लाने के लिए इनको भेजा था। पर उसके बाद ये रूठकर कहां चली जाती है, वापिस रूठकर तारागढ़ चली जाती है। वापिस रूठकर तारागढ़ चली जाती है। फिर ऐसा बताया जाता है कि वहां ये अपने पुत्र राम के साथ अपना ये निर्वासन जीवन व्यतीत करती है। और 1500 लगभग 62 ईस्वी की बात है। 1562 में जब मालदेव की मृत्यु होती है, तो मालदेव की मृत्यु के बाद ये उमादे क्या होती है, सती हो जाती है। ये आपको कंसेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना है। 1562 ईस्वी मालदेव की मृत्यु के बाद, ये नोट कर लो आप। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद, मालदेव की मृत्यु के बाद सती हो जाती है। राजस्थान में इसके अलावा एक और रूठी रानी हुई है, वो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के इतिहास में दूसरी जो रूठी रानी है, मुख्यतः तो इसी को मानते हैं, दूसरी जो रूठी रानी है वो अपने अजमेर का जो चौहान वंश पड़ा था, उसमें पृथ्वीराज चौहान दिखते हैं, उनकी पत्नी है सुहावा देवी, उसको रूठी रानी मानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सुहावा देवी। दूसरी रूठी रानी कौन सी है, सुहावा देवी। ये अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान दित्ते, पृथ्वीराज चौहान दित्ते की पत्नी है। और ये भी क्या है, रूठ जाती है और रूठ के चली जाती है। इसने एक जो अपने रहने का जो स्थान बनाया था वो था सुहायेश्वर शिवालय। तो ये रूठी रानी का दूसरा महल कहाँ है, एक तो तारागढ़ अजमेर हो गया पहला तो, और दूसरा है सुहायेश्वर शिवालय। दूसरा रूठी रानी का ये महल है सुहायेश्वर शिवालय। ये जयसमंद झील के किनारे पे है, मैनाल उदयपुर में, मैनाल उदयपुर में जयसमंद झील के किनारे है, जयसमंद झील के किनारे है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी रूठी रानी का क्या था,
महल है, रूठी रानी का महल। एक तो तारागढ़ अजमेर है, दूसरा ये रूठी रानी का दूसरा महल मैंने आपको बता दिया है। सुहावेश्वर शिवालय है जो मैनाल उदयपुर में इसने अपना यहाँ निवास स्थान बनाया था, इस सुहावेश्वर शिवालय को। और ये जयसमंद झील के किनारे है रूठी रानी। सुहावा देवी जो थी अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की क्या थी, ये पत्नी थी। इस सुहावेश्वर शिवालय को वैसे पहले यहाँ तो मेवाड़ के जो शासक जो थे जयसिंह ने और ये बनवाया था। जयसिंह के द्वारा निर्मित ये क्या है, हवा महल बताया जाता है। तो ये इससे पहले कि ये जो सुहावेश्वर शिवालय किसने बनाया था, जयसिंह ने बनाया था, और जयसिंह के द्वारा निर्मित ये हवा महल बताया जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना कंसेप्ट। आगे नोट करना, मालदेव ने अपने जीवन में काफी युद्ध लड़े थे। तो मालदेव जो था, तो मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ये कंसेप्ट काफी बार पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। मालदेव को कितने युद्धों का विजेता कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो ये नोट करना भाई, मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। आगे नोट करना, इनमें से दो इसके प्रमुख युद्ध लड़े गए थे इसके द्वारा, मालदेव के द्वारा। पहला जो लड़ा गया था पोहोबा का युद्ध। यह प्रश्न काफी बार भी पूछा गया है, पोहोबा। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए पोहोबा है क्या। पोहोबा का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1541 ईस्वी में लड़ा गया था। पोहोबा गंगानगर जिले में है। कहां है, गंगानगर जिले में है। 1541 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध पोहोबा का जो युद्ध है वो राव मालदेव व राव जेत सिंह के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मालदेव की जो सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व इसके सेनापति जेता व कुंपा कर रहे थे। जेता व कुंपा मालदेव के सेनापति। जेता व कुंपा ने इस राव जेत सिंह की इस युद्ध में हत्या कर दी थी। जेता व कुंपा ने इस युद्ध में राव जेत सिंह की हत्या कर दी। नोट लगा के लिखना अलग से कि मारवाड़ का एकमात्र शासक है, मारवाड़ का एकमात्र शासक जिसने मारवाड़ व बीकानेर पे एक साथ राज किया। मारवाड़ व बीकानेर पर एक साथ राज किया। तो मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसमें एक प्रमुख युद्ध इसने लड़ा था पोहोबा का युद्ध। पोहोबा का युद्ध 1541 ईस्वी में इसके द्वारा लड़ा गया था। गंगानगर जिले में लड़ा गया, तो गंगानगर में पड़ता है ये। और ये युद्ध हुआ मालदेव और जेत सिंह के मध्य। इस युद्ध में मालदेव क्या होते हैं, विजयी होते हैं। मालदेव क्या होगा, विजयी होगा। और इस युद्ध का जो नेतृत्व है मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा के द्वारा किया जा रहा था। जेता व कुंपा ने इस युद्ध में राव जेत सिंह की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है, राव जेत सिंह की हत्या कर दी। तो मारवाड़ का एकमात्र शासक ये बनेगा मालदेव, जिसने बीकानेर और मारवाड़ दोनों पे एक साथ शासन किया था। किसने किया था, वो मालदेव ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना, मालदेव ने शासन किया था। आगे नोट करना, अगला जो युद्ध है जेतारण का युद्ध। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। जो आगे जो कंसेप्ट है वो भी, जो जेतारण का युद्ध है ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जेतारण का जो युद्ध हुआ वो 1544 ईस्वी में हुआ था।
जैतारण जो स्थान है वर्तमान में पाली जिले में है, पाली जिले में पड़ता है। तो जैतारण का जो स्थान है कहाँ है? पाली जिले में। जैतारण युद्ध को गिरी शिमेल का युद्ध भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा युद्ध है जैतारण का युद्ध। जैतारण का युद्ध या इसे गिरी सुमेल का युद्ध बोलते हैं। यह युद्ध लड़ा गया 1544 ईस्वी में पाली जिले में। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैतारण का युद्ध या गिरी शिमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी पाली में लड़ा गया। यह युद्ध लड़ा गया मालदेव वर्षेजे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इसमें मालदेव के जो सेनापति हैं जेता व कुंपा। ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी मालदेव की सेना को देखकर इतना भयभीत हो गया था, इसने एक अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और ऐसा बताया जाता है कि एक पत्थर फेंक दिया इस मालदेव के डेरे के आगे। मालदेव के आगे, इस डेरे के आगे पत्थर फेंक दिया। तो जब मालदेव ने इस पत्थर को बढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ था शेरशाह सूरी के द्वारा कि मालदेव के जो सेनापति जो जेता व कुंपा, सेनापति तो मालदेव के हैं, पर इस युद्ध में, इस जैतारण के युद्ध में वो शेरशाह सूरी की तरफ से जेता व कुंपा लड़ेंगे। तब ऐसा बताया जाता है कि इस मालदेव ने 4 जनवरी 1544 कहने का मतलब पहली रात को ही, और यहाँ से अपनी सेना को लेकर ये कहा मालदेव कहाँ चला जाता है? सिवाना दुर्ग की तरफ चला जाता है। तो सिवाना दुर्ग की चला जाता है। जब इस बात का जब पता सुबह जब जेता व कुंपा को चलता है, तो जेता व कुंपा ने इस शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ा था कि ये अपने ऊपर तो कलंक लगाया, अपने स्वामी भक्त आदमी है, मातृभूमि के प्रति प्राण न्यौछावर करने वाले आदमी, तो इस कलंक को मिटाने के लिए और जेता और कुंपा ने इस शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया। ऐसा बताया जाता है कि जेता और कुंपा इतने योद्धा और वीर शक्तिशाली सेनापति थे, इन्होंने इस शेरशाह सूरी की सेना को इतनी बुरी तरह से पीटा इस समय, तो शेरशाह सूरी के दोपहर के वक्त में इसने घुटने टिका दिए थे। तो ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने इस समय और नमाज का सहारा लिया था कि शेरशाह सूरी ने कहा कि मेरे को कम से कम आप नमाज तो पढ़ लेने दो। तो जेता और कुंपा ने शेरशाह सूरी के भरी दोपहर में क्या टिका दिए? घुटने टिका दिए थे। अब ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने अल्लाह से दुआ की। उस समय इस शेरशाह सूरी का एक सेनापति आता है शाम के समय, उस सेनापति का नाम मिलता है, ये शाम को आएगा जलाल खां, और जलाल खां आता है। उसके बाद ये युद्ध में क्या है? हार जाते हैं। इस युद्ध में जेता, कुंपा व अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा, ये तीनों के तीनों क्या है? वीरगति को प्राप्त होते हैं। वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक शेरशाह सूरी क्या इस युद्ध में क्या होता है? विजयी होता है, विजयी होता है। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने यह कहा, युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा, शेरशाह सूरी ने कहा गिरी घाट घमसान, गिरी घाट घमसान मुट्ठी खातिर बाजरी, खो दे तो हिंदुआन। शेरशाह सूरी ने यह कह दिया इसे युद्ध के पश्चात, क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। तो ऐसा बताया जाता है कि जेता व कुंपा इतने शक्तिशाली सेनापति थे, इसने इस युद्ध में बहुत ही साहस और वीरता का प्रतीक दिखाया था जेता और कुंपा ने। तब ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी की क्या है? बड़ी दोपहरी में घुटने टिका दिए थे इन्होंने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये युद्ध जैतारण का जो युद्ध या गिरी शिमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? पाली में हुआ। एक तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है।
किन के मध्य हुआ? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। जैतारण का युद्ध में विजय या गिरी सिमल के युद्ध में विजय कौन होगा? शेरशाह सूरी विजय होता है। इसमें जेता, कुंपा और अखेरा सोनगरा की क्या होती है? वीरगति होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मालदेव के सेनापति कौन कौन से थे? जेता, कुंपा और अखेरा सोनगरा थे। इनका जो सेनापति आया था जलाल खां। और इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने यह कहा कि गिरी घाट घमसान मुट्ठी खातिर बाजरो खो दे तो मैं हिंदुआन। ये इसे जैतारण युद्ध के पश्चात किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। आगे इसके बाद 1545 में ये कलिंजर में इसकी क्या हो जाती है? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कलिंजर में 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद ये पुनः महाराणगढ़ जो दुर्ग है वो मालदेव वापिस प्राप्त कर लेता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे नोट करना, 1545 ईस्वी में कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। 1545 ईस्वी में कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। मालदेव ने पुनः मेहरानगढ़ दुर्ग प्राप्त कर लिया। मालदेव ने पुनः मेहरानगढ़ दुर्ग प्राप्त कर लिया। इसके 3 बेटे थे मालदेव के, राम सिंह जो रूठी रानी वाला था, एक उदय सिंह, एक तीसरा था चंद्र सिंह, मालदेव के पुत्र। एक का नाम है राम सिंह, उदय सिंह और तीसरा है चंद्र सिंह। इन दोनों को इनकी अयोग्यता देखकर इस मालदेव ने इनको राज सियासत पे नहीं बिठाया था। तो अगला जो शासक यहाँ का मालदेव का बाद राव चंद्र सेन ने यहाँ का क्या बनेगा? शासक बनता है। तो ये आप देखना, राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन को अपने हेडिंग लगा लो, बाकी कल पढ़ेंगे राव चंद्र सेन के बारे में। तो राव चंद्र सेन को जो मेन कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं एक बार। राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी माना जाता है। इसे मारवाड़ का प्रताप माना जाता है और इसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। तो अगली क्लास में अपने राव चंद्र सेन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।